हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, कल के वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की है। आज हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो हमने 9th में पढ़ी है वो समझेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी बेस्ड एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में हमने जो देखा था उसका एक एग्ज़ाम्पल अगर रिकॉल करें तो एक एग्ज़ाम्पल उसमें ऐसा था कि एक कॉइन जो है उसको हम 1000 टाइम्स टॉस करते हैं एंड ऑब्ज़र्व करते हैं एवरी टाइम कि हमें हेड मिलता है या टेल। ओके, और ऑब्ज़र्वेशन जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो उसमें 450 टाइम्स हेड्स मिले और 540 टाइम्स टेल मिली। तो हमने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 455 अपॉन 1000, क्योंकि 1000 टाइम्स आउट ऑफ 1000 टॉसेस 450 टाइम्स हमको हेड मिला। सो 455 अपॉन 1000, और इसको अगर हम डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट तो दिस विल बी 0.455 and probability of getting tail is 545 upon 1000 and that is 0.545। अब बच्चों, आप देखिए कि ये दोनों ही फिगर यानी कि 0.45 एंड 0.54 दोनों 0.5 के यानी कि 1/2 के काफ़ी करीब है। और अगर ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाए जाते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि धीरे धीरे ये जो नंबर जो है वो 0.5 यानी कि 1/2 के करीब जाते जाएंगे। लेकिन यहाँ हमने जो प्रोबेबिलिटी डिराइव की, दैट इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर जो रिज़ल्ट आए उसके बेस पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। लेकिन एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन एक्सपेरिमेंट करके देखना पॉसिबल नहीं होता है और कई बार हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और वो जो प्रेडिक्ट करने से हम जो प्रोबेबिलिटी बताते हैं या कहते हैं कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, इसको हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की जो बात है उसका हमें फॉर्मूला मिलता है। अगर कोई भी इवेंट ई है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई टोटल नंबर ऑफ, या तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of the experiment। बच्चों, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये फॉर्मूला या तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने से पहले हमें एक कंडीशन बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए, और ये कंडीशन ये है कि ये फार्मूला तभी आपको सही रिज़ल्ट देगा या तभी अप्लाई होगा जब आपकी सारी एलिमेंट्री इवेंट्स जो है
वो इक्वली लाइकली है। अब बच्चों, इवेंट्स इक्वली लाइकली होना मतलब क्या? आइए कुछ एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अगर अभी प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने लिया था कॉइन वाला, तो कॉइन हम हमेशा, और आप एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे कि एक वर्ड यूज़ होगा बैलेंस्ड कॉइन, या तो फेयर डाइस, या तो वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली है। अब अगर हम बारी बारी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन का एग्जांपल देखते हैं, तो कॉइन में हमें पता है कि जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो देयर आर टू एलिमेंट्री इवेंट्स, आइदर योर आउटकम विल बी हेड और योर आउटकम विल बी टेल। तो ये जो हेड या टेल दोनों में से किसी भी इवेंट का अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी या तो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एक हेमिस्फीयर लेती हूँ, आपको हेमिस्फीयर पता होगा, आपने पेपर वेट देखा है, वो एग्जैक्ट हेमिस्फीयर तो नहीं होता, लेकिन इट्स मतलब थोड़े से सेंटर से थोड़े नीचे के लेवल से उसको कट करके अगर स्फीयर को बनाते हैं, तो समझिए कि इन शॉर्ट आप समझिए कि आपके पास एक स्फीयर है और उसको आपने सेंटर से कट कर दिया, तो आपको मिल गया हेमिस्फीयर, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब 3 डायमेंशनल में अगर देखें तो हेमिस्फीयर के बेस पे मैं H लिखती हूँ, हेड, और ये जो कर्व्ड सरफेस पे है उसके ऊपर मैं टेल लिखती हूँ। और अब ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसको अगर मैं टॉस करती हूँ तो आप क्या समझते हो? आर द बोथ इवेंट्स, हेड अकर होना या टेल अकर होना, इक्वली लाइकली है? आंसर इज़ नो, क्योंकि वो जो फ्लैट सरफेस है ज़्यादातर केसेस में वो फ्लैट सरफेस पे जाके ही रुकेगा, और इसलिए फ्लैट पे जहाँ आपने हेड लिखा है तो वो हेड आने की संभावना कम हो जाएगी। टॉप पे तो अगर टी लिखा है तो टेल ही आएगा, यानी कि इस केस में हेड और टेल या तो एलिमेंट्री इवेंट अकर होने की जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 दोस्त हैं और ये कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। अब रिसेस का जब टाइम होता है तो चारों कैंटीन में जाते हैं और बारी बारी जो समझो कि चारों के नाम ABCD है, तो कभी A कहता है कि चलो आज मैं पे कर देता हूँ, कभी B कहता है कि आज मैं पे कर देता हूँ, कभी C कहता है कि चलो आज मैं पे कर देता हूँ जो भी बिल हुआ है। लेकिन D जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि चलो आज मैं पे कर दूँ। तो ये तीनों दोस्त जो है ABC, वो क्या करते हैं कि चलो आज तो D से ही पेमेंट करवाना है, तो वो 4 चिट्ठी बनाते हैं, चिट्स, और क्या करते हैं, चारों पे D लिख देते हैं, D को पता नहीं चलने देते हैं, और चारों पे D लिखते हैं, और फिर कहते हैं कि चलिए आज तो इसमें से हम एक चिट पिक करेंगे और चिट में जिसका नाम आएगा उसको पे करना होगा। तो बच्चों, ये जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों चिट पे अगर चारों के नाम लिखे होते, A किसी पे B किसी पे C और किसी पे D, तब तो कोई भी एक चिट अगर हमने सिलेक्ट की है तो 4 में से एक का नाम आना वो इवेंट इक्वली लाइकली होती, लेकिन ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक बैग में 10 वाटरमेलन्स है और 10 लेमन्स है, और हमारी अब जब अगर
बिना देखे हम बैग में से कोई भी एक मतलब फ्रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो या तो वो वाटरमेलन होगा या तो लेमन। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली है? आंसर इज़ नो, क्योंकि वाटरमेलन जो है उसकी साइज़ बड़ी है, तो जब आप हाथ बिना देखे लेने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा चांसेस आपके ये है कि हाथ में वाटरमेलन आएगा। तो ये भी इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। एक और एग्जाम्पल, मानिए कि एक बैग में, अब सेम साइज़ के हम लेते हैं, सेम साइज़ के 10 रेड बलून्स है और 1 यानी कि एक पिंक बलून है। और अब आप बिना देखे एक बलून सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो समझिए, कब इक्वली लाइकली हो जाती है, कब नहीं होती है। क्योंकि सारे बलून एक साइज़ के हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ कि बलून सिलेक्ट होने की जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली है, तो आंसर इज़ यस, कोई भी बलून सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि रेड या पिंक दोनों में से एक बलून सिलेक्ट होने की इवेंट इक्वली लाइकली है, तो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 10 रेड बलून्स है और एक पिंक है, तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस, मोर चांसेस रादर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बलून। फिर से एक बैग में सेम साइज के बलून्स है, 10 रेड है और एक पिंक है, आपको बिना देखे एक बलून सिलेक्ट करना है। अगर आप ये कहते हैं कि कोई भी कलर का बलून सिलेक्ट करने की जो इवेंट है तो वो इक्वली लाइकली है, क्योंकि सबकी साइज़ सेम है। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि रेड कलर का बलून सिलेक्ट होने की इवेंट और पिंक कलर का, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली, राइट, क्योंकि रेड कलर का बलून सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। सो समझना हमें ये है कि हम जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थियोरेटिकल, यानी कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम हर बार एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है उसको इक्वली लाइकली मानकर फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो फाइंड करने की फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों, इतनी समझ के बाद अब हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 298, पेज नंबर 298 पे एग्जाम्पल 1 दिया है, उसको समझते हैं, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों एग्जाम्पल से एलिमेंट्री इवेंट का जो कंसेप्ट है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, तो उसको हम समझते हैं। देखिए, पेज नंबर आपका 298 और उसमें एग्जाम्पल 1, आप सबके पास टेक्स्ट बुक तो है ही। देखिए, एग्जाम्पल 1 ये कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a head when a coin is tossed once. Also find the probability of getting tail. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, आप सिर्फ एक ही बार कॉइन जो है उसको टॉस कर रहे हो, सो अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स की हम बात करें तो सिर्फ यही है, हेड और टेल। अब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे पहला हमें पूछा है कि गेटिंग हेड, सो लेट एच बी, और ठीक है, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड।
या तो ठीक है हेड लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? सो फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, राइट? ओके, अब देखिए बच्चों, फेवरेबल टू ई यानी हमारी इवेंट है कि हेड आना चाहिए, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितने आउटकम्स में है? सिर्फ एक में, राइट? सिर्फ यही एक केस है जहां हमें हेड मिलेगा। सो इट इज़ 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1 2, सो 2, यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी जो है वो 1/2 है। और फिर हमें टेल के लिए पूछा है, तो सेम लाइन पे अगर हम इसको f कह देते हैं कि लेट f बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f विल बी यहाँ f और ये तो 1/2 ही होगा क्योंकि वो भी एक ही है। सो जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज़ ऑल्सो 1/2। ये आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान में रखिए जब तक हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और फिर दोनों एग्जाम्पल को लेकर के कुछ कंसेप्ट समझेंगे। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, उसी पेज पर है, यस। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, अ बैग कंटेन्स रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। देखिए सेम साइज बताया यानी कि तीनों में से कोई भी सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सेम है, यानी कि द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी कलर्ड बॉल इज इक्वली लाइकली। ओके, कृतिका takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out first yellow ball? देखिए अब येलो, रेड और ब्लू के बारे में पूछा है और बैग जो है उसमें एक येलो बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक रेड बॉल है, राइट? और यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 3। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई? जब आप बिना देखे बॉल सिलेक्ट करते हो तो या तो वो रेड आएगा, या तो वो ब्लू आएगा, या तो वो येलो आएगा, राइट? सो देर आर 3 आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स आपकी हो गई ये 3। अच्छा, अब उसमें रेड की पहले येलो पूछा है तो येलो की एक ही है, सो येलो आने के चांसेस कितने हैं? 1। सो येलो बॉल आने की चांसेस 1/3 क्योंकि फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई? 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट 3। उसी तरह ब्लू आने की पॉसिबिलिटी भी 1/3 है और रेड आने की भी पॉसिबिलिटी भी 1/3 है। ये मैंने थोड़ा हरीडली लिया है, उसको डिटेल में टेक्स्ट बुक में समझाया है, आप नहीं समझ में आया है तो समझ सकते हैं। मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ ये बात है कि जो हमारा कॉइन वाला एग्जाम्पल था उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 थी और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 थी। बॉल वाला एग्जाम्पल जो है उसमें 3 अलग अलग कलर के बॉल एक बैग में है, तीनों सेम साइज के हैं, सो एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। और अब 3 आउटकम जो है और 3 येलो आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ब्लू की भी 1/3 और रेड की भी 1/3, राइट? अब हमें यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि 1/2 प्लस 1/2 तो 1 और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो भी 1। यानी कंक्लूजन हमारा ऐसा बनेगा कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उसकी मतलब सारी ही एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा 1 होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप
जो एलिमेंट्री इवेंट्स है वो सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का अगर सम लेंगे, ऐड करेंगे सबको, तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। सो ये मुझे आपको समझाना था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1। ओके, अब हमें देखना है एग्जाम्पल 3, क्योंकि वहाँ भी हम एक कंसेप्ट समझने वाले हैं और वो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। पहले उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो वो समझना आसान होगा। एग्जाम्पल है अब हमारा पेज नंबर 299 पे, और एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, what is the probability of getting a number greater than 4? ये फर्स्ट क्वेश्चन। एंड what is the probability of getting the number less than or equal to 4? ओके, देखिए एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, वी आर throwing a die once. So what are the all possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। यानी कि जब आप थ्रो करते हो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सो अकरेंस ऑफ 1 इज एन एलिमेंट्री इवेंट, occurrence of 2 is an elementary event and likewise occurrence of 6 is an elementary event। यानी ये टोटल 6 elementary events हुई। तो अगर जो प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर हमने जो सम वाली बात की वो अगर समझना हो, तो अगर मैं इसमें पहले ऐसा क्वेश्चन कहूँ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इट विल बी 1/6। 2 जब मैंने जो डाई है उसको थ्रो किया तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, एक बार। सो उसकी भी 1 और टोटल है 6, सो 1/6। यानी कि ये सारी एलिमेंट्री इवेंट्स जो है उसकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और ये जो आपका टोटल होगा इट विल बी 1। यानी कि 1 अकर होने की, फिर से आप समझिए कि आप जब डाई को थ्रो कर रहे हो तो देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी हो गई, 6, और हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्यों? क्योंकि 1 एक फेवरेबल 1 अगर हमें चाहिए तो फेवरेबल एक ही इवेंट है, आउटकम है, सॉरी। सो ये 1 और टोटल 6, सो 1/6। 2 भी एक ही बार दिख रहा है, सो 1 और टोटल 6, इस तरह से 1/6 6 टाइम्स, सो टोटल विल बी 1। यानी अगेन यहाँ भी वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। हमारा क्वेश्चन अब यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सो लेट E be the event of getting a number greater than 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों अभी ये मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखिए बच्चों, आउटकम्स फेवरेबल टू E। अच्छा, E क्या है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4, राइट। तो ग्रेटर देन 4 यानी वो कैसे हो सकता है, तो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। यानी कि जब आप थ्रो करते हो तब अगर आपका 5 आया तो आप कहोगे कि इवेंट हैज़ अकर्ड।
6 आया तो भी आप कहोगे कि इवेंट इज अकर्ड, लेकिन 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, इसलिए अगर 4 आया तो वो आपकी फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो अब आपकी जो इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि नंबर क्या होना चाहिए, आइदर 5 और 6। सो फेवरेबल आउटकम कितनी है, सिर्फ 2। सो यहाँ आप 2 लिखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 है, सो इट विल बी 1/3। ये प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट ई की। अब सेकेंड हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इसको अगर हम इसी को लिखते हैं कि लेट f be the event of getting a number less than or equal to 4, less than or equal to 4। ओके, तो अब देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ f, अब देखते हैं क्या होता है। डिनोमिनेटर में तो 6 ही रहने वाला है। अब नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4, ये हमारी इवेंट है। तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, देखिए बच्चों 1 आए तो भी चलेगा क्योंकि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा क्योंकि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है। सो आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 4। अगर आपके पास 5 आता है तो इवेंट हैज़ नॉट अकर्ड, लेकिन ये 4 में से कोई भी आता है तो इट इज़ योर फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज़ 4 एंड टोटल तो 6 ही है। सो ये हुआ 2/3। आगे वाले केस में 1/3 आंसर आया था और ये आया 2/3। अब हमें क्या समझना है बच्चों, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट मतलब क्या कि जैसे यहाँ अगर आप देखते हैं तो नंबर्स आपके, जब आप किसी डाई को थ्रो करते हो तो नंबर जो आपके हैं वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से ही एक हो सकते हैं। और अगर यहाँ हमने 4 लिया है तो ऑब्वियसली द नंबर विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4, राइट। तो लेस देन और इक्वल टू 4 होना वो ग्रेटर देन 4 होने का कॉम्प्लीमेंट है। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ दिस इवेंट। फिर से आप देखिए, ये समझिए, when E is the event getting the number greater than 4, F is the event getting a number less than or equal to 4. Note that getting a number not greater than 4 is same as getting a number less than or equal to 4 and vice versa। फिर से हमारी इवेंट 1 क्या थी, गेटिंग E जिसको हमने कहा था, a number getting a number greater than 4। और getting a number greater than 4 उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट, इसी की हम बात कर रहे हैं, अभी इस पे नहीं जाना। योर इवेंट E is getting a number greater than 4, तो नॉट E क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन 4 ना होना, इसका मतलब हुआ लेस देन और इक्वल टू 4 एंड दैट इज नथिंग बट योर इवेंट F लेस देन और इक्वल टू 4। और अगर आप देखेंगे कि जब S, यानी कि यहाँ इस केस में हम कह सकते हैं कि इवेंट F is same as not E or not event E, right? So event F को हम E की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं या E को F की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कह सकते हैं, राइट? तो
ऐसे केस में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, जैसे ये वाला केस हमारा है, इसमें ये हम याद भी रखते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ f जो है वो हमारे पास क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ f, पहले को हमने इवेंट e कहा था एंड दैट वाज, तो f इज़ 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज़ 1/3, और इस 1/3 को नथिंग बट 1 माइनस 2/3 कह सकते हैं एंड दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ f, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e। फिर से समझिए, कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है, ये हमें समझना है। देखिए यहाँ हमारी इवेंट है, इवेंट e है नंबर ग्रेटर देन 4, और नॉट e यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ e क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4 या उसका नॉट लेंगे तो नॉट ग्रेटर देन 4, और नॉट ग्रेटर देन 4 इज सेम एज लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। तो उसको हम e बार से डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, और ये रिजल्ट हमारा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार इज ऑलवेज 1। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बच्चों इसी पर बेस्ड आपका ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, यानी कि कौन सा था, 5 वाला है, लेकिन 5 से पहले तो 4 आएगा, ठीक है। 5 तक हम पहुंचेंगे तो मैं ये आपको फिर से रिकॉल करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले हमें ये जो 2 बातें इसी एग्जाम्पल से समझनी है वो भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अच्छा, जब डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमें पता है क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 या 6, और अब इन्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। सो दिस इवेंट इज़ नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। एंड दूसरा उन्होंने कहा है, और इम्पॉसिबल, याद रखें कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। तो लेस देन 7 यानी 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 4 5 6 सब चलेंगे, बिकॉज ऑल आर लेस देन 7। यानी ये जो है वो श्योर, यानी कुछ भी मतलब आपने थ्रो किया एंड जो भी आया, हमारी इवेंट तो अकर हो गई, वो हमारी फेवरेबल आउटकम है। सो ऐसी इवेंट जो है उसको हम सर्टेन या तो श्योर इवेंट कहते हैं, और श्योर इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो बच्चों आज हमने इतनी बातें देखी कि इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहते हैं, और इक्वली लाइकली इवेंट जब हो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो फाइंड करने की फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और अगर जो एलिमेंट्री इवेंट्स है सारी, बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली, यानी कि एलिमेंट्री इवेंट्स की सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है और उनका सम जो है वो 1 होता है। और कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी जैसे इस एग्जांपल में था कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ग्रेटर देन 4 यानी कि लेस देन और इक्वल टू 4। तो किसी भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम ई डैश या ई बार, जैसे ई अगर आपकी इवेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई विल बी डिनोटेड बाय ई डैश और ई बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार विल बी ऑलवेज 1, एंड probability of impossible event is always 0 and probability of sure event is always 1.
इतना हमने आज के वीडियो में समझा है। आगे जो आपके एग्जाम्पल्स है, अब ये कार्ड्स के बारे में हमने जो बेसिक कंसेप्ट सीखा था उस पर बेस्ड एग्जाम्पल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जब तक आप इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।